नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीवीआईएमपी टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? ऑडिट ग्रुप जो 35 मार्क्स का पूछा जाना है। देखो इस सिलेबस पर एक बार नज़र डालें, 5 हिस्सों में बटा हुआ है। एक इंट्रोडक्शन है, इंटरनल चेक सिस्टम है, अंकेक्षण है ना? जाँच है, फिर रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में क्या रिसेंट ट्रेंड है, वो है। हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो कवर कर चुके हैं। अभी देखो ये ऑडिटर वाले टॉपिक में आप देखेंगे ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनीज, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी और ये जो इन्वेस्टिगेशन में चले गए ना, ये भी इसी का ही पार्ट है, ऊपर का पार्ट है। ये गलती से नीचे आ गया है। ऑडिट ऑफ एनपीओ या एनपीसी मतलब नॉन प्रॉफिट कंपनी हो गया, चैरिटी का ऑडिट हो गया, ये ऊपर का पार्ट है। आज का जो टॉपिक है वो है ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसका कारण मैं बताऊंगा। तो अपने सिलेबस देख लिए, अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखो, हम छत्तीसगढ़ का सहकारिता अधिनियम देखते हैं। सहकारिता अधिनियम छत्तीसगढ़ का भी अपना एक कोऑपरेटिव एक्ट है 1960 वाला। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1960, लेकिन एक सेंट्रल लेवल पर भी एक्ट है, नेशनल लेवल पर भी एक एक्ट चलता है। वो है कोऑपरेटिव एक्ट 1912 का, सहकारिता अधिनियम 1912। तो अगर मैं इंडिया या नेशनल लेवल की बात करूं तो नेशनल लेवल पर चलता है सहकारिता अधिनियम 1912। ठीक है। तो आपके सिलेबस में 1960 वाला तो दिया हुआ है, मैनेजमेंट वाले हिस्से में दिया है। मैनेजमेंट जो 15 मार्क्स का पूछ रहा है ना, उसमें दिया है। कहीं पे भी आपको 1912 का सहकारिता अधिनियम नहीं पूछा है। लेकिन आज का टॉपिक करते हुए, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी करते हुए, हम ये 1912 के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद बोल सकते हैं या सेक्शन धारा बोल सकते हैं, वो हम कवर कर लेंगे। उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं दिया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी दिया हुआ है, उससे संबंधित जितने भी धारा हैं वो पूछा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, है ना? कोर्स में तो डलेगा डलेगा, यूट्यूब पे भी डालूंगा। तो यूट्यूब वाले लोग के लिए थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। बाजू में सारा जानकारी दिख रहा होगा आपको कोर्स से संबंधित। ठीक है। तो आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बस ये बताऊंगा। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें योगेश साहू क्लासेस नाम से, और डायरेक्ट वहाँ से परचेस कर सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है तो 8770123687 इस हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। उसमें मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस डाल दिया हुआ है। आप बाजू में फिर डिटेल दिख रहा होगा। जितने भी एग्जाम्स मैंने टॉप किए, ये ऑडिटर का एग्जाम था 3 4 साल 5 साल पहले का एग्जाम हुआ, और उसमें मेरा फर्स्ट रैंक था। ठीक है। अकाउंटेंट में सेकंड रैंक रहा है। विभिन्न अलग अलग 18 एग्जाम निकल चुके हैं। तो पूरा एक्सपीरियंस मैंने इस कोर्स में डाला हुआ है। ठीक है। तो चलो, बिना देरी किए बिना देरी किए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं अभी नोट्स पर आऊँगा, ये नोट्स पर आऊँगा, लेकिन पहले जो मैं बात बता रहा हूँ उसको आप ध्यान देंगे। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, जो सोसाइटीज़ हैं, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वो 2 हिस्सों में बाँटी जा सकती हैं। ठीक है? जितने भी समितियाँ हैं वो 2 हिस्सों में बाँटी जा सकती हैं। एक वो जो सिंगल एक ही राज्य में ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है? एक ही राज्य में ऑपरेट करने वाली, ठीक है, एक ही राज्य में। और एक वो है जो मल्टीपल स्टेट में ऑपरेट करती है। मल्टीपल यानी कि बहुत सारे राज्यों में ऑपरेट कर रही है, मल्टीपल स्टेट में। तो जो एक ही राज्य में ऑपरेट करती है उसको हम नॉर्मली कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी ही बोल देते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल देते हैं। लेकिन जो मल्टीपल स्टेट है, मल्टीपल स्टेट में जो ऑपरेट कर रही हैं, बहुत सारे सोसाइटी ऐसे हैं जो भैया अलग अलग राज्यों में ऑपरेट कर रही, काम कर रही हैं, तो उसको हम मल्टी स्टेट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, एमएससीएस, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एमएससीएस। ठीक है। तो हम, हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक ये है इसके ऑडिट करने की हम बात देखेंगे ना। ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला, ऑडिट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बोला है। तो हम सहकारिता समिति का अंकेक्षण देखेंगे, ना कि मल्टीपल स्टेट वाला। क्लियर है क्या? इतनी सी बात क्लियर है। चलो, अब जैसे मैंने बताया सहकारिता अधिनियम 1912 का, 1960 छत्तीसगढ़ वाला है। एक और अधिनियम है सहकारिता अधिनियम कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 का। ठीक है। इसमें टोटल 50 सेक्शन है। टोटल सेक्शन कितने हैं, कुल धाराएं कितनी हैं? तो ये 50 हैं। कितने हैं? 50। उसमें से इंपॉर्टेंट सेक्शंस में अभी मेंशन कर दे रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में आसान हो। सेक्शन का नाम याद रख लेंगे, सेक्शन में क्या प्रावधान दिया, उस क्या धारे में क्या है, उसको आप देख लेंगे। और फिर नोट्स में हम तो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो सेक्शन 5 है, इसका सेक्शन 5 है,
सेक्शन 5, तो सेक्शन 5 क्या बोलता है, धारा जो 5 है वो क्या बोलता है, वो लिमिट बताता है, लिमिट ऑन शेयर कैपिटल, लिमिट ऑन शेयर कैपिटल यानी कि अंश पूंजी की सीमा बताती है, लिमिट ऑन शेयर कैपिटल यानी कि अंश पूंजी की सीमा, ठीक है, अंश पूंजी की सीमा, यानी कि कोई एक मेंबर है जो सोसाइटी में जुड़ा हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई मेंबर है, तो वो कितने शेयर होल्ड करके रख सकता है, कितने वैल्यू की शेयर कैपिटल रख सकता है, वो लिमिट बताता है धारा 5। अभी क्या प्रावधान हम देखेंगे, 20% है, 25% है कि 1000 है, उससे कम है, ज्यादा है, वो पूरा प्रावधान अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो लिमिट ऑन शेयर कैपिटल, अंश पूंजी धारण करने की सीमा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं अभी फिलहाल, है ना, अंश पूंजी धारण करने की सीमा। फिर धारा 17 है, धारा 17 में अंकेक्षण है, ऑडिट है, ऑडिट है यानी कि अंकेक्षण है, ऑडिट की बात की गई है धारा 17 में, ठीक है, धारा 17 ऑडिट की बात करता है, अंकेक्षण की बात करता है। उसके बाद जो आपको सेक्शन पढ़ना है वो है 29, 29 जो है लोन देने पे रेस्ट्रिक्शन रखता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन, और जो 30 है रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग्स, ऑन बोरोइंग्स। ये दोनों क्या अंतर है, लोन मतलब लोन लेने वाला नहीं, लोन देने वाला, उधार देने पर रोक, उधार देने पर रोक की बात करता है धारा 29, और धारा 30 उधार लेने पर रोक की बात करता है, ठीक है, 29 जो है उधार देने पे और 30 जो उधार लेने पे, कि भाई 29 जैसे अभी आप उसके अंदर प्रावधान पढ़ेंगे, 3 पॉइंट पढ़ेंगे कि अपने मेंबर को लोन दे सकती है, कोई जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको भी लोन दे सकती है, लेकिन रजिस्ट्रार का अप्रूवल लगेगा, रजिस्ट्रार सैंक्शन देगा तब जाके उसको लोन दे सकती है। तीसरा, किसी मेंबर को दे सकती है क्या, अदर मेंबर को दे सकती है क्या, जो सहकारी समिति से नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं, किसी भी अदर देन मेंबर को पे नहीं कर सकती। ये सारे प्रावधान हम 29 में पढ़ेंगे। 30 उधार लेने में कि भैया किससे कितना रुपए ले सकती है उसके बारे में बात किया गया, तो बाई लॉज में जो लिखा होता है उसको हम फॉलो करते हैं, ये हो गया। 32 इन्वेस्टमेंट की बात करता है, निवेश की बात करता है, भाई सहकारी समिति उसके अपने भी पैसे होंगे, उसके पैसे में पैसे होंगे, वो पैसे को आप रखे रखे क्या करेगी बैंक में, हो सकता है उसको इन्वेस्टमेंट कर दे, अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट कर दे, एफडी कर दे, कहीं और दूसरी जगह पैसा लगा दे, सिक्योरिटी खरीद ले, वो प्रॉफिट देगा, और क्या, पैसा रखे रखे क्या मतलब। तो इन्वेस्टमेंट की बात करता है धारा 32, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश की बात करता है, किसकी बात करता है, निवेश की बात करता है। उसके बाद 33 अगर याद रखना चाहे तो, बाकी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, चलो ठीक है, 33 की हम बात नहीं करते, मैं डायरेक्ट 34 आपको बता देता हूँ, 34 बात बता देता हूँ। 34 चैरिटी की बात करता है, यानी कि दान दक्षिणा करना चाहेगा, है ना, तो उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। 33 दरअसल खैर बता ही देता हूँ, 33 प्रॉफिट बांटने की बात करता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट आया उसको डिविडेंड के रूप में बांट लिए, तो भाई बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते वो सब देखना होता है, तो उसमें एक लिमिट है कि 25% भाई पहले आप रिजर्व फंड में जमा करिए, उसके बाद जो पैसा बच रहा है उसको बांट लो। चैरिटी करना है बोले हाँ ठीक है, 10% तक कर सकते हो नेट प्रॉफिट पे, वो सब हम प्रावधान देखेंगे। अब ये तो मैं ओवरव्यू दिया, अभी पढ़ाना चालू नहीं किया हूँ, ये सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, अब हम पढ़ना चालू करेंगे। लेकिन आपके मन में ये सवाल आएगा, सर ये धारा से क्या लेना देना ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के टॉपिक में, इन्हीं धाराओं का लेना देना है, क्योंकि इसमें वो सब प्रावधान हैं जो एक ऑडिटर आएगा और चेक करेगा, वो देखेगा कहीं तुमने प्रॉफिट ज्यादा तो नहीं बांट दिया बिना रिजर्व फंड में डाले, बोले कहीं तुमने लोन ऐसे लोगों तो नहीं दे दिया जो लॉ अलाउ ही नहीं कर रहा है, तुम्हारा एक्ट अलाउ ही नहीं कर रहा है, कहीं तुमने उनसे तो उधारी नहीं मांग ली जो तुम्हारा बॉय लॉज यानी कि उप विधियां परमिट ही नहीं कर रहा है, कहीं कोई मेंबर उतना शेयर तो होल्ड करके नहीं रखा है जितना ये एक्ट अलाउ ही नहीं करता है, तो ये सारा काम ऑडिटर का देखने का है। तो ये टॉपिक में हमको इसीलिए प्रावधान सारे पढ़ने पड़ रहे हैं, समझिए बात, ये प्रावधान क्यों पढ़ रहे हैं, ये प्रावधान इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनमें जो लिखा हुआ है वही बात तो ऑडिटर को करना पड़ेगा, ले रहे क्या, समझिए बात, ठीक है। तो ये 5, 17, 29, 30, 32, 34 इन्हीं सेक्शन के इर्द गिर्द हमारा आज का टॉपिक घूमेगा, ठीक है। तो चलिए, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, है ना, सहकारी समितियों का अंकेक्षण सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत, ये हमको टॉपिक पढ़ना है। और देखो, ऑडिट अंडर सेक्शन 17 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, सहकारी समिति अधिनियम 1912 की धारा 17 के अंतर्गत अंकेक्षण, है ना, उसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। कौन सा सेक्शन बोला, सेक्शन 17 बताया मैंने आपको। अब देखो, रजिस्ट्रार शैल ऑडिट और ऑथराइज द पर्सन टू ऑडिट, क्या बोल रहे हैं, रजिस्ट्रार शैल ऑडिट, आमतौर पे करता नहीं है, वो दूसरे से करवाता है, रजिस्ट्रार शैल ऑडिट और ऑथराइज द पर्सन टू ऑडिट द अकाउंट ऑफ एवरी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। ये सीधी सी एक बात में याद रखेंगे आप, कौन करेगा ऑडिट, रजिस्ट्रार करेगा या किसी पर्सन को ऑथराइज कर सकता है, और आगे वही हमारा पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर,
जैसे हम कंपनी एक्ट 2013 में देखें कि कंपनीज एक्ट में भैया ऑडिटर कौन हो सकता है, एक सिंगल सा नियम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, सीए, बस। लेकिन यहाँ पे 3 नियम है, उसके 3 प्रावधान है। तो रजिस्ट्रार प्रत्येक पंजीकृत सहकारी समिति के खातों को कम से कम साल में कम से कम एक बार अंकेक्षण करेगा अथवा किसी अधिकृत व्यक्ति से अंकेक्षण करवाएगा। ठीक है, खुद करेगा, दूसरे से करवाएगा। और ऑडिट में क्या क्या चीजें हैं, तो अंकेक्षण में अतिदेय ऋणों की जांच, ऑडिट इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू ड्यूट्स, ओवरड्यू डेब्ट्स। बोले सर ये क्या होता है, अतिदेय ऋण दरअसल डेटर है, ओवरड्यू डेब्ट्स बोल रहे हैं मतलब डेटर, डेटर समझते हो, देनदार लेनदार, डेटर क्रेडिटर, देनदार लेनदार, बस वही। एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, ऑडिटर हैज द राइट टू एक्सेस ऑल बुक्स, अकाउंट्स, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट एंड सिक्योरिटीज ऑफ द सोसाइटी। जो ऑडिटर अंकेक्षक है वो भैया सभी समिति के जितने भी लेखा पुस्तकें सबकी जांच कर सकता है, जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं सब देख सकता है, उसके पास अधिकार है। और एवरी ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी इज बाउंड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटर। ऑडिटर को जहां जहां जरूरत पड़ेगी किसी अधिकारी कर्मचारी को बुलाएगा, उनको जवाब देना पड़ेगा खड़े होके। ठीक है, खड़े होके मतलब वहां उसके सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा और जवाब देगा, ऐसा नहीं कि डिनाई कर दिया है ना। एवरी ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी इज बाउंड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, बाध्य है देने के लिए। क्लियर है क्या, समझिए बात। तो ये बेसिक सा पॉइंट था। क्या क्या हम देखे, देखो सेक्शन 17 पढ़ रहे हैं, धारा 17 पढ़ रहे हैं जिसमें ऑडिट है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ऑडिट होता है वो धारा 17 के तहत होता है। कौन करता है, रजिस्ट्रार करता है। कौन करता है, रजिस्ट्रार करता है, या रजिस्ट्रार के बिहाफ में कोई दूसरा व्यक्ति करता है। तो वही है, ऑडिटर के लिए जो भी ऑडिट करेगा वो ऑडिटर कहलाएगा, जो भी ऑडिटर करेगा वो ऑडिटर कहलाएगा। लेकिन वो ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन है, तो याद करो कंपनीज एक्ट में एक ही क्वालिफिकेशन था। कंपनीज एक्ट में कंपनी है, कोऑपरेटिव एक्ट नहीं है, कंपनी एक्ट है ना। कंपनी एक्ट 2013 में एक ही प्रावधान था कि भैया वो क्या होना चाहिए, सीए होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के तहत वो क्या होना चाहिए, सीए होना चाहिए। लेकिन यहां पर 3 क्राइटेरिया है, यहां पर 3 क्राइटेरिया। पहला तो जो सीए वाला है परमानेंट वही है, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैन एक्ट एज ऑडिटर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वैध प्रैक्टिस प्रमाण पत्र रखने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट सहकारी समिति का अंकेक्षण बन सकता है। यानी कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग होना चाहिए। कई देखो सीए प्रैक्टिस नहीं, मतलब अपना जॉब कर लें, किसी कंपनी में जॉब कर ली, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो उसके पास सीओपी होना चाहिए, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। दूसरा क्या कंडीशन है, उसके पास डिप्लोमा भी हो सकता है, मतलब सीए नहीं है चलो ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए। क्या, सर्टेन स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट ऑल्सो परमिट। ये देखो किसकी बात कर रहा है, स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट। जैसे अगर छत्तीसगढ़ की जो सहकारिता अधिनियम है वो अगर प्रोवाइड कर पा रही है, तब अगर वो ऐसे प्रावधान कर रही तो एक्ट्स ऑल्सो परमिट पर्सन होल्डिंग गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव अकाउंट और कॉर्पोरेशन एंड अकाउंटेंसी। यानी कि उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए, गवर्नमेंट डिप्लोमा होना चाहिए कोऑपरेटिव अकाउंट में, सहकारिता लेखा में, या कॉर्पोरेशन और अकाउंटेंसी में। तो दूसरा क्राइटेरिया तो हो गया भैया देखो। तो पहला पहला क्या था, पहला सीए होना। दूसरा क्या होना मांगता है, उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो ऑडिटर के रूप में काम किया है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, बस यही 3 है। पहले सीए होना चाहिए, दूसरा उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तीसरा खुद ऑडिटर के रूप में काम करना चाहिए। तो कुछ राज्य सहकारी अधिनियम सहकारिता लेखांकन अथवा सहकारिता एवं लेखा विषय में शासकीय डिप्लोमा धारकों को भी अंकेक्षक बनने की अनुमति देते हैं। पर्सन हु हैव सर्व्ड एज ऑडिटर इन द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट में आल्सो बी अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर। सरकार के सहकारिता विभाग में अंकेक्षक के रूप में कार्य कर चुके व्यक्तियों को भी अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है। इस बात को भी ध्यान रख लेना, सरकार के सहकारिता विभाग में अंकेक्षक के रूप में कार्य कर चुके व्यक्तियों को भी अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग जाओगे क्या करोगे, ऑडिट तो करोगे। अब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कौन करेगा, अपॉइंटमेंट उसको हम पढ़ते हैं, जानते हैं। देखो सिंपल, पूरे आप सहकारिता अधिनियम में देखोगे ना, कर्ता धर्ता कौन मिलेगा आपको, रजिस्ट्रार मिलेगा। तो जैसे आप ऐसा क्वेश्चन कहीं फेस कर रहे हैं कि निम्नलिखित किसके पास शक्ति है, और आप एबीसीडी कुछ नहीं जानते, 4 ऑप्शन दिया, रजिस्ट्रार दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट दिया, स्टेट गवर्नमेंट दिया, कुछ भी दे दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे दिया, मेंबर, कुछ भी ऐसे पॉइंट दिया है, ज्यादातर का आंसर रजिस्ट्रार ही होगा। 99% केस में रजिस्ट्रार होगा। उसके बाद कई कई जगह सहकारिता अधिनियम 1960 में राज्य सरकार आ जाएगा, कहीं यहाँ पर केंद्र सरकार आ जाएगा, लेकिन ज्यादातर आंसर क्या होगा, रजिस्ट्रार होगा। क्लियर है क्या, समझिए बात। तो ऑडिटर की अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो अंकेक्षक की नियुक्ति करता है रजिस्ट्रार। सिंपल सीधी बात, कौन नियुक्ति करता है, किसके द्वारा नियुक्त होता है, रजिस्ट्रार के द्वारा। किसके द्वारा, रजिस्ट्रार के द्वारा। ठीक है, चलो पहला पॉइंट तो हमने देख लिया कि भैया ऑडिटर कौन नियुक्त करेगा, रजिस्ट्रार करेगा। अब जिसको वो नियुक्त करेगा रजिस्ट्रार, कि भैया इस समिति का तुमको क्या करना है, ऑडिट करना है, ठीक है चले गया। अब उसकी फीस कौन देगा, ऑडिट करने की, ऑडिट करने की फीस कौन देगा, रजिस्ट्रार देगा, नहीं।
तो जिस समिति का ऑडिट करने जा रहा है ना, वो समिति उसको ऑडिट का फीस देगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट पढ़ने की जरूरत है हमको। देखो, अंकेक्षक की नियुक्ति सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा की जाती है और अंकेक्षक रजिस्ट्रार की ओर से अंकेक्षण करता है तथा अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रार एवं समिति दोनों को प्रस्तुत करता है। तो रजिस्ट्रार के बिहाफ में कर रहा है ना, क्योंकि काम रजिस्ट्रार को करना था, या रजिस्ट्रार जिसको ऑथराइज कर दे तो ऑडिटर को ऑथराइज कर रहा है, तो अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को तो देता ही देता है, जिसका ऑडिट कर रहा है उसको भी तो देना जरूरी है। तो 2 लोगों को अपना रिपोर्ट देगा, एक सोसाइटी को और एक खुद रजिस्ट्रार को। ऑडिट फीस आर पेड बाय द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूटरी स्केल प्रिस्क्राइब्ड बाय द रजिस्ट्रार। अंकेक्षण शुल्क समिति द्वारा रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित वैधानिक शुल्क दरों के अनुसार भुगतान किया जाता है। यहाँ ना ज्यादा कम, ना एकदम से कम देगा, ना एकदम ज्यादा देगा, कि हो सकता है उसी में झोल झाल हो जाए। उसको फीस दे दिया 50,000 रुपए, अलाउ है 10,000, बोले एक्स्ट्रा जो 40,000 दे रहा हूँ ना उसमें 20-20 रख लेंगे बोले। तो ये सब काम नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रार जो लिमिट प्रिस्क्राइब किया है उसी के अनुसार भुगतान करना होगा, लेकिन वो फीस कौन पे करेगा? समिति देगी। ठीक है, सोसाइटी देगी। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो। बुक्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों की लेखा पुस्तकें, खाते एवं अभिलेखें। अब देखो, बहुत सारे का आपको धारा याद करने की जरूरत नहीं है ना, जो मैंने वीवीएमपी धारा है वो बता दिया, 17 बता दिया, ऑडिट वाला पॉइंट पूरा 17 में है। धारा 5 में क्या है? लिमिट ऑफ शेयर होल्डिंग से होल्डिंग ऑफ शेयर है। ठीक है, 32 में इन्वेस्टमेंट है, 34 में चैरिटी है, 33 में प्रॉफिट बांटने की बात की गई है, और 29 में आपके लोन देने की, 30 में लोन लेने की है। यही सब आपको सेक्शन याद कर रहे हैं, तो जहां जहां पे आएगा मैं बताऊंगा, बाकी का सेक्शन आपको याद रखना है। ये क्या बन रहा है? बुक्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों की लेखा पुस्तकें, खाते में अभिलेख। अब देखो, जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये एक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एक्ट, लेकिन यहाँ पे जब बुक रिकॉर्ड करने की बात आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉइंट नहीं लिखा, वो क्या लिखा हुआ? स्टेट गवर्नमेंट। देखो, द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द बुक्स एंड अकाउंट्स टू बी मेंटेन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। और वो मेनली क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या किताबें मेंटेन करके रखने बोलती है, वो नीचे आप दिया हुआ है। मेनली 4 चीजें बोलेंगे ना, मेनली 4 चीजें समझिएगा, वो आप आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, राज्य सरकार सहकारी समिति द्वारा रखी जाने वाली लेखा पुस्तकों एवं खातों के संबंध में नियम बना सकती है। ठीक है, तो ये क्या नियम बनाएगी? कौन बनाएगा? देखो, राज्य सरकार, कि क्या क्या भैया इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके देखना है। ठीक है, अब ना मेन 3 अकाउंट, सर अभी तो बोले 4, बता रहा हूं मेन 3 अकाउंट। एक ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। बोले सर सहकारी समिति में तो ऐसा नहीं होता। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन कुल मिला के वही रूप लेगा। और चौथा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो एक सब्सिडी बुक टाइप का रहेगा। यही 4 चीज देखने को मिलेगा, जैसे बता रहा हूं मैं आपको, है ना। यहाँ पर देखो, आमतौर पे हम किसी सोल प्रोवाइडर का या ट्रेडर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो उस ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रहता है? कितना माल आया, खरीदे माल, है ना, और कितने माल हमने बेचा, वही तो बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। तो ये क्या दिखा? रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स। तो बोले भैया एक रिकॉर्ड वो बनाना जिसमें कितना माल खरीदे, कितना माल बेचे, वो आएगा। तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग अकाउंट जैसे हो गया कि नहीं हो गया? नाम में नहीं लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट, उसको बोला कि ऐसे खाते मेंटेन करना, तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करने बोल रहा है, हाँ कि ना। उसके बाद एक ट्रेडर पीएनएल अकाउंट बनाता है, हाँ कि ना। पीएनएल अकाउंट बनाता है जिसमें उसके उसके कितने रुपए मिले, उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, कहीं से, चाहे हो सकता है ये बेच के तो पैसा मिल गया, ठीक है, वो पैसे मिल गए, वो ठीक है। उसके बाद भैया हो सकता है मैं कहीं से कमीशन मिल गया, इन्वेस्टमेंट किया उसका इंटरेस्ट मिल गया, लोन दिया उसका इंटरेस्ट मिल गया, है ना। और हम भी बहुत सारे खर्चे कर दिए, स्टाफ के बहुत अलग अलग खर्चे पटा दिए, तो कहीं ना कहीं पीएनएल अकाउंट है। ऊपर यही लिखा हुआ है, देखो ऊपर यही लिखा हुआ है, रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल मनी रिसीव्ड एंड स्पेंट बाय द सोसाइटी, समिति द्वारा प्राप्त एवं व्यय की गई समस्त धनराशि का भी लेख। तो कहीं ना कहीं पीएनएल अकाउंट जैसे ही हो गया। और बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते हैं? बैलेंस शीट में एक तरफ लायबिलिटी है, एक तरफ एसेट है, कौन सा फिक्स्ड एसेट है, कौन सा करंट एसेट है ना, एनसीए, सीए, एनसीएल, सीएल, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये सब दिखाते हैं लायबिलिटी एसेट्स। तो बस यहाँ पे भी देखो, रिकॉर्ड ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस शीट जैसा ही हो गया। तो याद रखने जैसा कुछ भी नहीं है, एकदम डिफिकल्ट नहीं होगा, सिंपल सा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, बस याद रखने के लिए, है ना। बाकी क्या लिखा हो तो देख सकते हो। इसके अलावा ये तो मेन रिकॉर्ड है जो आपको मेंटेन करके चलने हैं। इसके अलावा सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक एंड रजिस्टर, सहायक पुस्तक एवं पंजिकाएं भी बना के रखनी है। और कुल मिला के ना वो कैश फ्लो को दर्शाएगा। कैश फ्लो मतलब कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, की कहां से पैसे आ रहे हैं, कहां पैसे जा रहे हैं। पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं मतलब भैया हम लोन दे दिए किसी को तो पैसे जा रहे हैं, किसी से उधार ले लिए पैसे आ रहे हैं, वो सारा कैश फ्लो ही मेंटेन करना है। इसको एक साथ पढ़ सकते हो, जैसे देखो, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी डिफरेंट बुक्स एंड रजिस्टर आर मेंटेन। जैसे हर सोसाइटी लोन देने का काम करती है क्या? नहीं, वो तो क्रेडिट सोसाइटी करती है। जो क्रेडिट सोसाइटी है वो लोन देने का काम करती है, क्रेडिट समिति।
तो अपने नेचर एंड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसको और सब्सिडरी बुक रखने पड़ सकते हैं। जैसे उदाहरण के, जैसे इन लार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटी सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन एंड देयर डेली टोटल्स आर ट्रांसफर टू द कैश बुक। कुल मिला के कैश बुक तो कैश फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो बताएगा ही। उदाहरण दे देखो, डेली कैश सेल्स समरी रजिस्टर, दैनिक नगद विक्रय सारांश, है ना, कैश सेल जितना भी किए वो, रजिस्टर ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर, जितना देनदारों से पैसे वसूला गए उसका एक अलग से रजिस्टर मेंटेन कर लिया, रजिस्टर ऑफ रिकवरी ऑफ लोन, किसी को लोन दिए हैं वो पैसा रिकवर हो गया उसको हो गया, लोन डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर या लोन डिसबर्समेंट रजिस्टर, ऋण वितरण पंजिका, ये क्या होती है, मतलब किसको कितना लोन डिसबर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो डिसबर्स मतलब देना ही होता है। अदर कॉलमनर सब्सिडी रजिस्टर, अन्य स्तंभी सहायक पंजिकाएं अगर जरूरत पड़ रही तो, हाँ, ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने से संबंधित हो गया। क्लियर है क्या? मैं बता रहा हूँ ये जितने पॉइंट्स है एकदम इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे सिलेबस को लेकर हड़बड़ा, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, ठीक है। 2 महीने का टाइम दिया है, 2 महीने के टाइम में सिलेबस भी खत्म होगा और बाकायदा पढ़ने और रिवीजन के लिए सब टाइम मिलेगा आपको, है ना। और सबके लिए यही सिलेबस है। सबको टाइम कब मिला, सबको 1 मई को 30 अप्रैल को है ना, 30 है, हाँ 30 अप्रैल को जारी वो 29-30 सिलेबस, तो सबके पास 2 ही महीने बचते हैं तैयारी करने के लिए। तो कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सब पीछे है, कोई आगे नहीं बढ़ा है, ठीक है। मैं फिर से बोलूंगा, सिलेबस डिफिकल्ट नहीं है, वास्ट है, बहुत वास्ट कर दिया है। क्या है, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया आपको, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया। परसों क्लास लिया था, रात को 3 घंटे लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक हिस्सा खत्म हो गया, एम्प्लॉय वाला 3 घंटे लगातार पढ़ा उसको, एम्प्लॉय वाला पॉइंट खत्म। तो वैसे ही लंबे लंबे क्लास लेने से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं एकदम हड़बड़ा इसलिए नहीं रहा हूँ कि क्वालिटी से कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और सारा चीज़ देखना पड़ता है, कहीं कुछ चेंजेस तो नहीं हो गए, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ, अभी एक आध यूट्यूब पे लेक्चर देख रहा हूँ, वो जो अमेंड हो जा रहा था ना उसको नहीं पढ़ाते, अपडेट नहीं करते। वो जो किताब में लिखा हुआ है, पुरानी किताब कहीं से उसको एज इट इज ला के टाप दिए, ऐसा नहीं होता है, उसको देखना पड़ता है, और क्वालिटी देना है तो फिर उसके लिए टाइम लगता है, ठीक है। ये चाहूँ तो, अच्छा कल उसमें हालसेर वन वाले में एक जन कमेंट किया था, 1 घंटे में सिर्फ 2 इक्वेशन, तो बताना जरूरी है भैया, उतना टाइम देना जरूरी है, वो टॉपिक अलग से मेंशन है तो वो बताना जरूरी है, प्रैक्टिकल कराना जरूरी है, तो 1 घंटा लगेगा ही। इसमें ऊपरी ऊपरी पढ़ा देता, ये 10 मिनट में टॉपिक खत्म कर देता, ये भी 40-50 मिनट चली जाएगा। लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किए मतलब समझ जाना आप रेस से बाहर हो। रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग, अंश धारण पर प्रतिबंध, अ मेंबर कैन नॉट होल्ड अनलिमिटेड शेयर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो ये सेक्शन 5 में बताया गया, मैं ऊपर बताया था सेक्शन 5, सेक्शन 5 ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन ज़्यादा दिमाग मत लगाना। पहली बात, जैसे मैं किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना चाह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं मेरे पास बहुत पैसा है बोल के उसका 99% शेयर मैं खुद रख लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं होगा। वो 2 कंडीशन बताता है। पहला कंडीशन क्या है, जितना भी शेयर कैपिटल है, तो उसका जितना भी शेयर कैपिटल है एक सोसाइटी का, उसका 20% का वैल्यू, या और सेकंड यहां पर बताया है 1,000 रुपए का फेस वैल्यू, यही लिखा हुआ है। आप सेक्शन 5 देखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का डायरेक्ट डाउनलोड करना, उसका लैंग्वेज देखोगे यही मिलेगा, या 1,000 रुपए का फेस वैल्यू, 1,000 रुपए तक के फेस वैल्यू का शेयर, जो कम हो, विच एवर इज लेस, जो कम हो, विच एवर इज लेस, जो कम हो। बोले सर नहीं समझ आया, अभी समझाता हूं मैं, उदाहरण दूंगा तुरंत समझ आया। किसी सदस्य को सहकारी समिति में असीमित अंश या शेयर रखने की अनुमति नहीं होती है। अपवाद है, उसका अपवाद क्या है बताऊंगा सर, 20% से नीचे ऊपर रख ही नहीं सकते, बताऊंगा अपवाद, बताऊंगा क्या है। द मैक्सिमम शेयर होल्डिंग ऑफ अ मेंबर इज रेस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, और 1 लाख का फेस वैल्यू विच एवर इज लेस, ठीक है। अब जैसे मुझे ये बता दो, उदाहरण दीजिए, मान लीजिए किसी सहकारी समिति में 10 रुपए मूल्य के 500 अंश हैं, 5,000 शेयर है, कितने, 5,000 शेयर। तो ये बताओ 5,000 शेयर का 20% कितना होगा, 1,000 होगा। 1,000 तो शेयर है ना, 1,000 शेयर है, तो 1,000 शेयर, और एक एक शेयर की कीमत कितनी, 10 रुपए, तो इसको देखो 1,000 इंटू ये 10,000 रुपए, तो उसका शेयर कैपिटल का वैल्यू कितना आ गया, 10,000 रुपए। या फिर मैं बताया 1,000 रुपए तक का फेस वैल्यू का शेयर, 1,000 रुपए, जो कम हो, तो 10,000 और 1,000 रुपए में कौन सा कम है, 1,000 कम है, तो 1,000 रुपए तक का ही शेयर रख सकता है, 1,000 रुपए के वैल्यू तक का ही शेयर रख सकता है, 1,000 रुपए वैल्यू तक का ही शेयर रख सकता है, ठीक है। क्लियर, बहुत इजी था। हाँ, कंफ्यूज कहाँ पे हो जाओगे बच्चे, कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं बच्चे, कि कितना शेयर रख सकता है। अब ये बताओ
इसके एक एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए। एक एक शेयर की कीमत कितनी? 10 रुपए। तो 1000 रुपए तक का ही शेयर रखेगा और एक की कीमत 10 रुपए है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने निकल कर आ जाएंगे? 100। तो 100 शेयर रख सकता है भाई, 1000 रुपए तक का शेयर और 100 नंबर ऑफ शेयर 100। जैसे यही शेयर की कीमत 10 की जगह 20 रहती, तो कितने शेयर रख पाता हो? 50 शेयर। ठीक है, क्लियर है क्या? वही पॉइंट दिया हुआ है और ये सेक्शन 5 में मेंशन है। ऑडिटर की क्या ड्यूटी है भैया? अब ऑडिटर की यही ड्यूटी है कि सारे जो लॉ के अकॉर्डिंग पॉइंट्स है उसको फॉलो किए कि नहीं किए। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, बस वही काम है उसका। द ऑडिटर शुड वेरीफाई वेदर द सोसाइटी इज कंप्लाइंग विद द शेयर होल्डिंग लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ एंड बाय लॉज। अंकेक्षक को यह जांच करनी चाहिए कि समिति कानून एवं उपविधियों द्वारा निर्धारित अंशधारण सीमा का पालन कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि 20 की जगह उसने 15 कर दिया हो, 25 कर दिया हो, 30 कर दिया हो बाई लॉज में। हालांकि जो भी बाई लॉज हैं वो मेन एक्ट को ओवरलैप नहीं करना चाहिए, कन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए दोनों में। ठीक है, क्लैश नहीं होना चाहिए उससे। रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन, ऋण देने पर प्रतिबंध। मैंने बताया रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन, लोन मतलब लोन लेने वाला है, देने वाला है, देने वाला है, ग्रांटिंग लोन। वहाँ पे पॉइंट लिखा होना था रेस्ट्रिक्शन ऑन ग्रांटिंग लोन, लेकिन पॉइंट वही है, लेकिन मैं बता दिया। ये सेक्शन 29 में है, डिस्कस किए थे। रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन नॉट ग्रांट अ लोन टू अ नॉन मेंबर। कोई पंजीकृत सहकारी समिति गैर सदस्य को ऋण नहीं दे सकती। अच्छा, किसको किसको दे सकती, किसको नहीं? तो लोन देखो, लोन में 3 चीजें समझना। पहला, जो एक मुझे ये बात बताओ, लोन देने का काम कौन करती है? क्रेडिट सोसाइटी, है ना? तो जो क्रेडिट सोसाइटी वही लोन देने का काम करेगी। अलग अलग प्रकार की सोसाइटी बताया कि नहीं बताया? छत्तीसगढ़ 1960 जो सहकारिता अधिनियम है उसके अंदर कितने प्रकार की सोसाइटी है? 13 प्रकार की सोसाइटी। उसमें एक सोसाइटी क्रेडिट सोसाइटी हो सकती है भैया, जो लोन देने का काम करे। तो लोन किसको किसको दे सकती है? मेंबर को दे सकती है क्या? जी बिल्कुल, मेंबर को दे सकती है। दूसरा, कोई रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रजिस्टर्ड है मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, उसको दे सकती है क्या? बिल्कुल दे सकती है, लेकिन उससे परमिशन लेना पड़ेगा। किससे परमिशन लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रार से, रजिस्ट्रार के अप्रूवल से होगा। तीसरा, जो नॉन मेंबर है, जो इस सोसाइटी का मेंबर नहीं है, क्योंकि भैया मेंबर के सदस्यों के लिए बेनिफिट के लिए बना हुआ है, दूसरों के लिए नहीं, तो नॉन मेंबर लोग को दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। तो ये पॉइंट आपको पढ़ना है। तो कोई पंजीकृत सहकारी समिति गैर सदस्यों को ऋण नहीं दे सकती। विद द स्पेशल सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार अ लोन में बी ग्रांटेड टू अनदर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी विद द स्पेशल परमिशन ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के परमिशन से दूसरे रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन दे सकती है। और मेंबर नॉन मेंबर को नहीं दे सकती का मतलब समझ गए कि मेंबर को दे सकती है। समझिए बात, क्लियर है क्या? अब राज्य सरकार चाहे तो, केंद्र सरकार चाहे तो नहीं, भले एक्ट केंद्र सरकार वाला है, तो उसमें बात ये लिखी गई है कि राज्य सरकार चाहे तो और भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। लैंडिंग पावर ऑफ द सोसाइटी, राज्य सरकार समिति की ऋण देने की शक्तियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकती है कि मेंबर में भी इतने वाले को नहीं देना है, इस टाइप का कुछ भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, तब ऑडिटर का ड्यूटी क्या होगा बताओ? ऑडिटर का ये ड्यूटी होगा कि भैया लोन प्रावधानों के तहत दिया गया कि नहीं दिया है। अंकेक्षक को जांच करनी चाहिए कि ऋण केवल कानूनी प्रावधानों एवं समिति की उपविधियों के अनुसार ही दिए गए कि नहीं दिए गए। जैसे यहाँ पे देखो, यदि कोई साख क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि साख सहकारी समिति किसी ऐसे दुकानदार को व्यक्तिगत ऋण दे देती है जो उसका सदस्य है ही नहीं, तो ये कानून का उल्लंघन होगा। ठीक है, चलो। रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग्स, उधार लेने पर प्रतिबंध। ये जो CS इस टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं ना हाई लेवल के, उसमें ये मैं पढ़ा उसी लेवल का रहा हूँ। ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो ना, ये एक केस स्टडी के रूप में आता है। कुछ नहीं, एक कोई सहकारी समिति का नाम दे दिया रहेगा, फिर वो पूरा डिटेल बताएगा, उसका बैकग्राउंड बताएगा, फिर उसने ऐसा दुकानदार को लोन दे दिया, इस पर अपनी राय व्यक्त कीजिए, कमेंट कीजिए, ये बता देगा। अब उसमें आंसर कैसे देना, उसमें तो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है। तो डिस्क्रिप्टिव में पूरा आप पहले प्रावधान को लिखोगे कि धारा 29 के तहत ये बातें मेंशन है, सेक्शन 29 ये बताता है, क्या बताता है, 3 बातें बताएगा। फिर आप उस प्रावधान के लिखने के बाद फिर बताओगे कि नहीं, ये जो सेक्शन 29 है ये इसी की इजाजत नहीं देता कि किसी भी नॉन मेंबर को आप लोन दे दें, तो ये गलत है। इस तरीके से पूरा केस स्टडी को आपको एक्सप्लेन करना होता है, उसके लिए पूरे प्रावधान आपको मालूम होने चाहिए। रेस्ट्रिक्शन ऑफ बोरोइंग, उधार लेने पर प्रतिबंध। अब देखो, इसमें कोई ज्यादा तामझाम नहीं है, इसमें यह है कि लोन ले सकता है भैया अगर उसके बाई लॉज ये बोलता है, बाई लॉज यानी कि उसकी उपविधियां। तो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, हर अपने सोसाइटी का अपना एक अलग से बाई लॉज होता है, ये मेन लॉ तो काम कर रहा है, अलग से खुद का भी एक लॉ होता है। तो पंजीकृत सहकारी समिति अपनी उपविधियों में निर्धारित शर्तों एवं सीमाओं के अधीन गैर सदस्यों से ऋण एवं जमा स्वीकार कर सकती है। किससे? गैर सदस्यों से, नॉन मेंबर से।
ठीक है, कर सकती है, लेकिन वो शर्तों के अनुसार मेंबर से तो लेगी, गैर सदस्यों से अगर बाई लॉज में है तो, या लिमिट भी देती है तो ऑडिटर देखेगा कि विया लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड इन द बाई लॉज उसके अंतर्गत है कि नहीं है, ये ऑडिटर का काम है। जैसे 50 लाख रुपए तक एक्सेप्ट कर सकते बोले नॉन मेंबर से, लेकिन सोसाइटी 70 लाख ले ली तो एक्स्ट्रा 20 लाख कहीं ना कहीं वो उल्लंघन माना जाएगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट की भी बात करता है भाई। देखो मान के चलो पैसे आए हुए हैं, सहकारी समिति के अपने पैसे होंगे तो पैसे बचे हुए हैं, अब वो रहेगा किसी बैंक में, उसमें सेविंग में पैसे मिल रहे हैं, करंट में पैसे मिल रहे हैं, थोड़े बहुत ही इंटरेस्ट बनेंगे, करंट में तो बनता भी नहीं है, तो क्या अकाउंट खुला उसके बेसिस पे है। अब वो इंटरेस्ट बन रही है ना के बराबर बन रही है, उससे अच्छा है ना कि पैसे रखे हो तो उसको इन्वेस्ट कर दो भाई। इन्वेस्ट कर दोगे 7 8 10% 15% का रिटर्न दे देगा तो क्या बुरा है, कुछ बुरा है। तो कोई बुरा नहीं है। और यही चीज बताते हैं कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकती है, तो सेक्शन 32 इन्वेस्टमेंट की बात करता है। ठीक है, सेक्शन जो 32 है किसकी बात करता है, इन्वेस्टमेंट की बात करता है। और सिंपल सा प्रावधान है कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो 5 जगह मेंशन है। सेक्शन 32 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट प्रोवाइड द मोड्स इन विच अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन इन्वेस्ट इट्स फंड। सहकारी समिति अधिनियम की धारा 32 सहकारी समिति की निधियों के निवेश के अनुमत साधनों का प्रावधान करती है। कुल मिला के 5 बातें बताई गई हैं, मैं 5 बातें एक साथ यहाँ पे दिखाता हूँ, एक साथ यहाँ। देखो परमिसिबल इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ परमिट किया गया है। तो पहला, किसी दूसरे सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में कर सकती है, कहाँ, 5 बातें हैं याद रखना। पहला 5 बातें। दूसरा सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन वो किस कौन सा मेंशन होना चाहिए, सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, मतलब जिस पे ट्रस्ट है उसी पे कर सकते हैं, याद रखना। तो पहला सेंट्रल या स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक में कर सकती है। दूसरा सिक्योरिटी में कर सकती है, लेकिन वो अलाउड होना चाहिए सेक्शन 20 के अंतर्गत। किसका सेक्शन 20, ये कोऑपरेटिव एक्ट का नहीं, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 का। तीसरा, फंड में भी इन्वेस्टेड इन शेयर सिक्योरिटी बॉन्ड और डिबेंचर ऑफ अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी। जो सीमित देयता वाला समिति होगा उसके शेयर सिक्योरिटी भी इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है। चौथा, जो रजिस्ट्रार बोल दे, रजिस्ट्रार जहां बोल दे, फंड्स में भी इन्वेस्टेड इन एनी कोऑपरेटिव बैंक अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार। ठीक है, कोई से भी कोऑपरेटिव बैंक में कर सकती है जो रजिस्ट्रार के द्वारा अप्रूव्ड हो। और पांचवा लास्ट, दूसरे और कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है, किसी दूसरे आउटसाइड कंपनी कहीं पे भी, लेकिन वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, परमिशन मिलना चाहिए। तो ये 5 जगह है जहां इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और ये सेक्शन 32 में है। तो ऑडिटर की ड्यूटी रहेगी कि भैया ये देखना कि सही जगह इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। एक रिलायंस के शेयर खरीद लिया, बताओ सही है गलत, तो कहीं पे भी रिलायंस के शेयर खरीदो ऐसे परमिशन है नहीं। अगर होगा तो वो कोई एक्ट बताएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देगा तब आपको करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का विनियोजन, इसी की मैं बात करता हूँ, जो सेक्शन 33 था ना, इसी का ये सेक्शन 33 है। अब जो भी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को बांट लिया डिविडेंड के रूप में, डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट बांट लिया, लेकिन वही बोल रहा है कि किस केस में नहीं बांटना। तो सेक्शन 33 क्या बोलता है पता है, वो ये बोलता है लाभांश या बोनस वितरण से पूर्व लाभ का निर्धारित प्रतिशत आरक्षित निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। और कितना परसेंट, 1/4 लिखा हुआ है, 1/4। जो एक्चुअल में जो बेयर एक्ट लिखा हुआ है ना, बेयर एक्ट में 1/4 लिखा हुआ है कि आपको पैसे बांटना है, पैसे बांट लो, और प्रॉफिट कमाया किस लिए कमाए, अपने लिए तो कमा रहे हो। तो प्रॉफिट जो है आप बांट लेना, बिल्कुल बांट लेना, लेकिन बांटने से पहले 1/4 ऑफ द नेट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड। वही बोला है कि निर्धारित प्रतिशत आरक्षित निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। आरक्षित निधि मतलब रिजर्व फंड में ट्रांसफर किया जाना चाहिए, उसके बाद बांट लो, बोले उसका जो करना करो, तुम्हारा ही पैसा है। उसमें 1/4 एक्चुअल में बेयर एक्ट में 1/4 लिखा है, 1/4 मतलब वो 25% होता है। 1/4 मतलब कितना परसेंट होता है, 25% होता है। क्लियर है क्या। जैसे इफ सोसाइटी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10 लाख, 10 लाख रुपए है, वो 10 लाख रुपए बांट ले क्या, नहीं, पहले वो बोलेगी ये इसका 25%, 1/4 कितना, 2.5 लाख रुपए किस में ट्रांसफर करो, रिजर्व फंड में ट्रांसफर करो, उसके बाद बांट लो, उसको जला दो, पैसे उड़ा दो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, चलो। तो ऑडिटर की क्या ड्यूटी है, ये देखना है कि भैया द ऑडिटर शुड वेरीफाई वेदर द प्रिस्क्राइब्ड ट्रांसफर टू रिजर्व फंड हैज बीन मेड बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और बोनस। तो बोनस या डिविडेंड जो बांट दियो तुम, उससे पहले ये देखना है कि भाई तुमने 25% ट्रांसफर किए थे कि नहीं किए थे। मिनिमम 25% है ना, एटलीस्ट वो कम से कम 1/4 तो करना ही है, ज्यादा कर सकते हो तुम। कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पज, धर्मार्थ उद्देश्य हेतु अंशदान। अब देखो किसी
कोऑपरेटिव सोसाइटी को लग रहा है कि चैरिटी करना है, अरे पहले तुम अपना कमा लो, बोले तुम पहले अपना भला कर लो फिर बाद में दूसरे का भला करना। तो बोले कि पहले 25% भैया वहां उधर ट्रांसफर मार ही देना रिजर्व फंड में, उसके बाद अगर करना है तो ऐसा नहीं कि मैक्सिमम तुम 50% 100% दे रहे हो, क्या पता उधर बैक एंड से पैसा ले रहे हो उससे। तो बोला कि भाई तुम पहले रिजर्व फंड में तो डालोगे डालोगे 25%, उसके बाद जो बच रहा है ना, जो पैसे बच रहे हैं उसमें का 10% तुम दे सकते हो, 10% तक, 10% तक है, 10% एटलीस्ट 10% नहीं है, 10% तक है। तो विद द प्रायर सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंट्रीब्यूट अप टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर ट्रांसफर टू रिजर्व फंड और फॉर चैरिटेबल पर्पस। यानी कि देखो पहला कंडीशन क्या कि पहले भैया 25% जो है, क्योंकि 1/4 का लिमिट है एटलीस्ट, तो कम से कम 25% किस में जाना चाहिए, 25% आरक्षित निधि में जाना चाहिए। दूसरा, उसके बाद तुम कर सकते हो बोले, लेकिन मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 10%, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम 10% चैरिटी कर सकते हो, करो बोले, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हो करो। लेकिन हाँ तीसरा कंडीशन ये रजिस्टर की पूर्व स्वीकृति से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कर दिया बाद में परमिशन ले रहे हो, पहले प्री अप्रूवल बोल दे इसको, प्री अप्रूवल होना चाहिए रजिस्टर का। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आफ्टर ट्रांसफरिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट टू रिजर्व फंड इफ द रिमेनिंग नेट प्रॉफिट 5 लाख, मतलब रिजर्व फंड में डालने के बाद 5 लाख रुपए बच गया है, तो कितना तक कर सकती है, 50,000, 5 लाख का 10%, 50,000 रुपए तक चैरिटी कर सकती है। ऑडिटर का ड्यूटी है कि इसको चेक करे, देखे भाई। इन्वेस्टमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फंड, अब ये रिजर्व फंड का क्या यूज कर सकते हैं, तो सर्टेन स्टेट एक्ट्स परमिट यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फंड अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। तो कुछ 3-4 बातें हैं जिनको फॉलो किया जाना चाहिए, क्या क्या यूज कर सकते हैं रिजर्व फंड का जो पैसा है 25% या 1/4 जो है रिजर्व फंड के पैसे को कहाँ का यूज कर सकते हैं। तो रिजर्व फंड में भी यूज एज वर्किंग कैपिटल ऑफ द सोसाइटी वेयर रूल्स परमिट, जहां नियम अनुमति देते हैं वो आरक्षित निधि का उपयोग कार्यशील पूंजी के रूप में किया जा सकता है। आरक्षित निधि का निवेश अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया सकते, उस पैसे को निवेश कर दिए। रिजर्व फंड में भी यूटिलाइज फॉर पब्लिक पर्पस कनेक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, फॉर पब्लिक पर्पस जो सोसाइटी के उद्देश्य से जुड़ा हुआ, तो समिति के उद्देश्य को प्रोत्साहित करने वाले सार्वजनिक कार्य हेतु तो आरक्षित निधि का उपयोग किया सकता है। ये 3 चीजें आपको जाननी है, तो ऑडिटर का ड्यूटी वही है कि ये सब देखें। कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो कुछ राज्य सहकारी अधिनियमों में यह प्रावधान है कि प्रत्येक सहकारी समिति को निर्धारित दर से प्रतिवर्ष राज्य संघीय सहकारी संस्था की शिक्षा निधि में अंशदान करना होगा। ठीक है, और शिक्षा निधि में अंशदान को लाभ पर प्रभार माना जाता है, ना कि लाभ के विनियोजन के रूप में। यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब भैया तुमको प्रॉफिट हो नहीं हो उससे कोई लेना देना नहीं, जैसे 5% देने बोल दिया कोई स्टेट गवर्नमेंट तो 5% डालना है। ठीक है, 5% देना कंपलसरी है। ठीक है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट, पैसा बच गया कुछ सब खर्चा करने के बाद तब करेंगे, ऐसा नहीं है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का भी मतलब है प्रॉफिट हो लॉस हो उससे कोई लेना देना नहीं। शिक्षा नीति में अंशदान को लाभ पर प्रभार माना जाता है, ना कि लाभ के विनियोजन में के रूप में। ऑडिटर की ड्यूटी ये प्रावधान को चेक करना है और कुछ नहीं है। स्पेशल फीचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिट, सहकारी अंकेक्षण की विशेषता, यही सब को पढ़ के मैं खत्म कराता हूँ। एक्चुअली 4 बजे मेरी लाइव क्लास है, लेकिन टाइम हो गया 4, यही बज जाएगा। जय सर को बोलना, जीतू जय सर को बोलना कि वो पहले क्लास लेंगे 4 बजे। ठीक है, मैसेज कॉल कर दो फिर बताना मेरे को। चलो, स्पेशल फीचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिट, सहकारी अंकेक्षण की विशेषताएं। तो क्या क्या विशेषताएं, तो सबसे पहले जो कोऑपरेटिव ऑडिट हो रहा है तो क्या देखेंगे, तो एक है एग्जामिनेशन ऑफ ओवर ड्यू डेब्ट्स। ओवर ड्यू डेब्ट मतलब डेटर, डेटर बोल सकते हो। द ऑडिटर शुड क्लासिफाई ओवर ड्यू डेब्ट्स एंड एग्जामिन देयर इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द सोसाइटी। देखो आप कंपनी एक्ट में पढ़े होंगे, शायद मैं नहीं बताऊं, उतने काम का लगा नहीं, लेकिन अगर कंपनी एक्ट जब मैं पढ़ाऊंगा और काम का लगेगा तो मैं उसको जरूर बताऊंगा कि डेटर को हमको क्लासिफाई करना होता है कि भैया हमको जो पैसे लेने हैं कितने से कितने। तो एक वहां पर क्या क्लासिफिकेशन है, एक 6 महीने से नीचे वाले डेटर, दूसरा 6 महीने से 1 साल के बीच पैसे देने वाले, तीसरा 1 साल से 2 साल के बीच वाला, चौथा 2 से 3 साल के बीच वाला, और पांचवा और एक कंडीशन है 3 साल के ऊपर जो हमको पैसा देंगे। तो अलग अलग 5 क्राइटेरिया बना हुआ है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया है,
जो ओवरड्यू डेप्ट है ना, ओवरड्यू डेप्ट मतलब बचा हुआ जो पैसा है, अति देय ऋण का वर्गीकरण दो ही रूप में करना है, एक 6 महीने वाला और उसके ऊपर वाला, ठीक है। और इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, ठीक है। दो ही क्राइटेरिया है, एक 6 महीने वाला मतलब 6 महीने से 5 साल, ठीक है। एक क्राइटेरिया 6 मंथ से लेकर 5 ईयर तक, और एक 5 साल से ऊपर वाला 5 ईयर। तो ये दो ही क्लासिफिकेशन करेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट शुड बी वेरीफाइड, संदिग्ध ऋणों के लिए बनाए गए प्रावधान की जांच करनी चाहिए, ऑडिटर वेरीफाई करेगा। If a member has not repaid a loan for more than 1 year, the auditor should examine whether it has been classified properly and whether provision has been created. यदि किसी सदस्य ने 1 वर्ष से अधिक समय तक का ऋण नहीं चुका है, तो अंकेक्षक को जांच करनी चाहिए कि उसका सही वर्गीकरण किया गया है अथवा आवश्यक प्रावधान बनाया गया है या नहीं। ओवर ड्यू इंटरेस्ट, नोटिफिकेशन में डलवा देना ना। ओवर ड्यू इंटरेस्ट, अतिदेय ब्याज। ओवर ड्यू इंटरेस्ट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज करंट इनकम वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। लाभ की गणना करते समय अतिदेय ब्याज को वर्तमान आय नहीं मानना चाहिए। अब देखो, ओवर ड्यू इंटरेस्ट मतलब जो ब्याज है उसका पैसा बचा हुआ है। ओवर ड्यू इंटरेस्ट मतलब ब्याज का पैसा बचा हुआ है, तो भाई वो अपना मूल भी चुका ही नहीं रहे, ब्याज नहीं चुका रहा है, तो आप ब्याज को कैसे इनकम मान सकते हो? भैया ऐसा है कि शायद ही मिलेगा वो पैसा, ठीक है। सामान्यतः अतिदेय ब्याज आरक्षित निधि बनाई जाती है तथा ऐसे ब्याज को लाभ से अलग रखा जाता है। जैसे उदाहरण देखो, इफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड बिकॉज द प्रिंसिपल अमाउंट इटसेल्फ इज ओवर ड्यू, सच इंटरेस्ट शुड नॉट बी क्रेडिटेड एज इनकम, ठीक है। तो वही बताया गया है कि यदि ऋण की मूल राशि अतिदेय है और ब्याज प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे ब्याज को आय के रूप में नहीं दिखाया जाना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट, अशोध्य ऋणों का प्रमाणीकरण। अशोध्य डूबत खाता जब बनाते थे, मतलब पैसे मिलने नहीं है, वो पैसे किस में चले जाते हैं? बैड डेप्ट हो गया। तो बैड डेप्ट को अगर आप राइट ऑफ करना चाह रहे हो तो उसमें भाई परमिशन लगता है, ठीक है। तो अशोध्य ऋणों को उचित स्वीकृति एवं प्रमाणीकरण के बाद ही बट्टे खाते में डाला जाना चाहिए। कुछ राज्यों में अशोध्य ऋणों को अंकेक्षक के प्रमाणीकरण के बाद ही बट्टे खाते में डाला जा सकता है, मतलब ऑडिटर सर्टिफाई करेगा तभी हो जाए। ऑडिटर का ड्यूटी फिर वही ये सब चेक करना। वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी का वैल्यूएशन करेगा, कहीं ज़्यादा कम तो नहीं दिखा रहे हैं। ओनरशिप चेक करेगा कि भैया तुम्हारा ही है कि किसी दूसरे का एसेट को तुम अपना बता दे रहे हो, दिखा दे रहे हो, तो वो ओनरशिप भी चेक करेगा। और जैसे लायबिलिटी भी कंफर्मेशन करते हैं ना आउटसाइड, जैसे किसी को 5 लाख रुपए किसी को देने हैं, मतलब हमारे लिए 5 लाख वो एक लायबिलिटी के रूप में दिख रही है, लोन के रूप में दिख रही है, तो उससे कंफर्म कर लिए कि कितना रुपया देना है तुमको, 5 लाख ही है, सही अमाउंट है कि गलत है। फिक्स एसेट को भी देखा कि उसको वैल्यू एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन घटाया कि नहीं घटाया, कॉस्ट पर कर रहे कि नहीं कर रहे, कि मार्केट वैल्यू पे तो नहीं दिखा दे रहे हैं, है ना। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एक्विजिशन एंड इंस्टॉलेशन शुड बी कैपिटलाइज, अर्जन एवं स्थापना पर हुए व्यय को पूंजीकृत किया जाना चाहिए। मतलब ये कि नहीं कि मान के चलो फिक्स एसेट को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, 50,000 का आइटम है, 5,000 रुपये इंस्टॉल करने में लग गया, तो उसका एक्चुअल कीमत 55,000 है, वो 5,000 रुपये भी कैपिटलाइज्ड है, कैपिटल एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ना कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वो सब चीज़ को ध्यान देना है। करंट एसेट देखना है कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर के कंसेप्ट पर है कि नहीं है। लायबिलिटी वैसी देखना है। सभी ज्ञात दायित्वों के खाते में दर्ज किया जाना चाहिए तथा संभावित दायित्वों को उचित प्रकटीकरण किया जाना चाहिए। एडहेरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, सहकारी सिद्धांतों का पालन। The auditor should examine whether the society is functioning according to cooperative principle and achieving its objective. अंकेक्षक को जांच करनी चाहिए कि सहकारी समिति सिद्धांतों के अनुसार कार्य कर रही है तथा अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रही है। ये सब नॉर्मल थ्योरी वाले पढ़ने वाले पॉइंट है। जितने भी कंसेप्ट हैं ऊपर कवर हो चुके हैं, सेक्शन 5 में, 17 में, 32 में, 33 में, 34 में और 29-30 में। ये सब पढ़ने वाली बात है कि ये सब देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो मैं फिर जाने से पहले बताना चाहूँगा, क्योंकि यूट्यूब पर डल रहा है, बाजू में आपको सारा डिटेल दिख रहा है जीतू, ठीक है, बाजू में सारा डिटेल दिख रहा है, तो आप एक बार परचेज कर सकते हैं अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि ये ऐसा अवसर ऐसा है कि दोबारा आपको मिले ना मिले। और जो पहले से खरीद चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं ना, मैं बोलूँगा कि ये अवसर को मत चूकने जाने देना। 5 जुलाई के बाद आपके मन में पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैं तैयारी नहीं किया भाई, जी जान से मेहनत नहीं किया, जोर नहीं लगाया, ये बिल्कुल भी पछतावा नहीं होना चाहिए। जो काम है सब चीज़ 5 जुलाई के बाद करना, ठीक है? 5 जुलाई के बाद होना चाहिए, जो काम है सब 5 जुलाई के बाद। उससे पहले कोई प्रायोरिटी नहीं, सिर्फ़ एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए, पढ़ाई, दैट्स इट। मूल्यांकन केवल लाभ के आधार पर नहीं बल्कि सदस्यों को प्रदान किए गए लाभों के आधार पर भी किया जाना चाहिए। कि देखो, ऐसा नहीं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रॉफिट ही देख रहे हो आप, प्रॉफिट कमा रहा नहीं कमा रहा है। अरे, वो अपने सदस्यों को लाभ पहुँचा रहा है कि नहीं पहुँचा रहा है, ज़रूरी नहीं वो मॉनेटरी बेनिफिट हो, है ना? क्या-क्या जाँच करना चाहिए? क्या सदस्यों को उचित लागत पर लाभ प्राप्त हो रहा है? क्या बिचौलियों से बचकर सीधे उत्पादकों अथवा थोक विक्रेताओं से क्रय किया जा रहा है? मतलब एक कॉस्ट अकाउंटिंग जैसा ही हो गया, है ना? उसके बाद क्या व्यय में मितव्ययता है तथा निधियों का अपव्यय नहीं हो रहा है? क्या उचित लागत नियंत्रण एवं बजटीय नियंत्रण प्रणालियों का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? ठीक, ये आप पढ़ लेंगे।
ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड रूल, अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों का परीक्षण। अंकेक्षक को यह जांच करनी चाहिए कि समिति समिति अधिनियम नियमों तथा उपविधियों का पालन कर रही है कि नहीं कर रही, जितने भी एक्ट है, रूल्स हैं, है ना, या बाई लॉज हैं उसके, वो सबको पालन कर रही है कि नहीं कर रही है। और अगर कोई भी वॉल्यूशन हो तो उसको रिपोर्ट करना है। किसी भी उल्लंघन को उसके वित्तीय प्रभाव सहित विशेष रूप से रिपोर्ट किया जाना चाहिए। वित्तीय प्रभाव सहित मतलब अगर कोई चीज, जैसे लोन देना था, 50 लाख रुपए का है, एक उदाहरण देखें ना, 50 लाख रुपए का लोन लेना परमिट कर रहा है बाई लॉ, लेकिन वो 70 लाख रुपए, तो एक्स्ट्रा कितने रुपए का इफेक्ट डाल रहा है, 20 लाख का, तो उसको बताना है। कोई ऐसा वायलेशन कर दिया जिसमें कहीं कहीं फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो उसको रिपोर्ट में मेंशन करेंगे कितने का फाइनेंशियल लॉस हो रहा है और क्या चीज़ का वो वायलेशन कर रहा है, कौन से प्रिंसिपल का। यदि कोई समिति उपविधियों में निर्धारित सीमा से अधिक ऋण देती है तो अंकेक्षक को उस उल्लंघन तथा उसके प्रभाव की रिपोर्ट करनी चाहिए। वेरिफिकेशन ऑफ मेंबर रजिस्टर एंड पासबुक, सदस्य पंजी एवं पासबुक का सत्यापन। पासबुक अगर पैसे लेना देना चल रहा है ना, तो वो सबको सत्यापित करेगी, देखेगी मेंटेन किए कि नहीं किए, लोन डिस्बर्समेंट, रीपेमेंट, ये सब चीज़ को चेक करना है ऑन टेस्ट चेक बेसिस। मतलब सैंपल 3-4 लोग का डालिए, जरूरी 1000 मेंबर तो 1000 लोग का थोड़ी चेक करते रहेंगे। ये सब आप पढ़िएगा। स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार, अब देखो यहाँ पे ना कहीं पे भी फ्रॉड वर्ड यूज नहीं होगा, एक सीरियस इरेगुलरिटी वर्ड यूज होगा, गंभीर अनियमितताएं, फ्रॉड धोखाधड़ी ऐसा वर्ड यूज नहीं है। यदि अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षक को गंभीर अनियमितताएं दिखाई देती हैं, जो वर्ड यूज है वही है स्पेशल इरेगुलरिटीज, लेकिन एक्चुअल उसका मतलब है फ्रॉड। कुछ भी फ्रॉड गड़बड़ी दिखाई देती है तो उसे निबंधक को विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। ही शुड सबमिट स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को, निबंधक या वो रजिस्ट्रार ही बोलने तो अच्छा है, रजिस्ट्रार को रिपोर्ट पेश करेगा और रजिस्ट्रार उसके बेसिस पे एक एक्शन ले सकता है ना, उस रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है। केसेस रिक्वायरिंग स्पेशल रिपोर्ट कौन कौन से, तो 4 अलग अलग केस हैं, कुल मिला के ना चारों केस का सारा आपको ये नजर आएगा कि अपने आप को पर्सनल प्रॉफिट तो नहीं पहुंचा रहे। चारों केस का सार यही नजर आया कि अपने आप को प्रॉफिट तो नहीं पहुंचा रहे। जैसे देखो किस किस केस में स्पेशल रिपोर्ट भेजेंगे रजिस्ट्रार को, पहला पर्सनल प्रॉफिट बाय कमेटी मेंबर, प्रबंध समिति सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत लाभ तो नहीं ले पा रहे हैं, किसी तरीके से अपना खुद के लाभ के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। फ्रॉड धोखाधड़ी का पता लगना, धोखाधड़ी किए मतलब किसके लिए किए होंगे, खुद के लाभ कमाने के लिए। मिसमैनेजमेंट कुप्रबंधन, सहकारी सिद्धांतों या सदस्यों के हितों के विपरीत किए गए निर्णय, है ना। और रैकलेस तभी किए होंगे कुप्रबंधन, कभी जब खुद को लाभ पहुंचा रहेंगे। रैकलेस लैंडिंग, पर्याप्त प्रतिभूति अथवा साख क्षमता की जांच के बिना ऋण प्रदान करना हो सकता है। अपने ही किसी मेंबर को लोन दे दिए, अपने ही मतलब किसी रिलेटिव को लोन दे दिए, उनसे कुछ कंसिडरेशन ले ले, तो कहीं कहीं वो भी तो व्यक्तिगत लाभ है। तो यही 4 केस है जिसमें रिपोर्ट रजिस्ट्रार को भेजा जाना चाहिए ऑडिटर के द्वारा। ऑडिट क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, ये लास्ट लास्ट टॉपिक रहेगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। देखो क्लासिफिकेशन है, आपको मालूम है कि आप भी स्कूल में 60% से ऊपर ला लिए तो ए ग्रेड, 45% से ऊपर ला लिए बी ग्रेड, 45 से नीचे ला लिए सी ग्रेड, डी ग्रेड, ऐसा अलग अलग ग्रेड रहता है। तो बस वैसे ही ऑडिट जब किया जाएगा तो क्लासीफाई भी करना है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ये ए है बी है, वो क्लासिफिकेशन डिसाइडेड रहेगा अलग अलग स्टेट में। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट द ऑडिटर हैज टू असाइन अ क्लास और ग्रेड टू द सोसाइटी बेस्ड ऑन इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। अंकेक्षण पूर्ण होने के बाद अंकेक्षक को समिति के समग्र प्रदर्शन के आधार पर उसे एक श्रेणी या ग्रेड प्रदान करना होता है कि ए है, ए प्लस है, बी है, क्या है। ठीक है। और वो क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड होगा, जो रजिस्ट्रार बताएगा। यह वर्गीकरण निबंधक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार पर किया जाएगा कि फ्रॉड नहीं है तो आप ए दे सकते हो, लॉज एक आध दो है तो चलो एक आध दो लॉज को वायलेट कर दिया तो चलता है, फिर भी आप ए दे सकते हो, नहीं किया तो वही रजिस्ट्रार तय करेगा। लेकिन अब जैसे देखो खराब ग्रेड दे दिया तो भाई वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं ना कहीं बदनाम होगी, खराब ग्रेड मिल गया तो अगर वो ऑडिटर के क्लासिफिकेशन से संतुष्ट नहीं है, उसके वर्गीकरण से संतुष्ट नहीं है, तो रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकती है। ठीक है। इफ द मैनेजमेंट इज डिससेटिस्फाइड विद द क्लासिफिकेशन इट में अपील टू द रजिस्ट्रार। ठीक। निबंधक वर्गीकरण की पुनः समीक्षा का आदेश दे सकता है। द रजिस्ट्रार में ऑर्डर रिव्यू ऑफ द क्लासिफिकेशन, रजिस्ट्रार को लगता है तो ऑर्डर को बोलेगा कि फिर से एक बार चेक करो भाई। डिस्कशन ऑफ ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट विद मैनेजिंग कमेटी, प्रारूप अंकेक्षण प्रतिवेदन पर प्रबंध समिति से चर्चा। देखो एक ऑडिट रिपोर्ट जैसे आप देखें ईमेल आप किसी को भेज रहे हैं तो भेजने से पहले अगर उससे बैक हो गए तो वो ड्राफ्ट में सेव रहता है, मतलब अभी एडिट है, अभी फाइनल रिपोर्ट तैयार नहीं हुआ है। बस वही बोल रहा है बिफोर फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट, अंतिम अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने से पहले अंकेक्षकों को क्या करना चाहिए, समिति से चर्चा करना चाहिए। छोटे मोटे गलतियां हैं तो उसको जबरदस्ती दिखाओ मत, अगर वो सुधारा जा सकता है सुधार दो भाई, उसके बाद रिपोर्ट तैयार करो, वही है। तो बिफोर फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट द ऑडिटर शुड डिस्कस द ड्राफ्ट रिपोर्ट विद द मैनेजिंग कमेटी। अंतिम अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने से पहले अंकेक्षक को प्रारूप प्रतिवेदन पर प्रबंध समिति से चर्चा करना चाहिए। अगर माइनर इरेगुलरिटीज हैं तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अंतिम प्रतिवेदन तैयार होने से पहले छोटी मोटी अनियमितताओं को सुधारा जा सकता है।
पॉलिसी मैटर्स एंड मेजर ऑब्जर्वेशन शुड बी डिस्कस इन डिटेल। नीतिगत विषयों में महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट कमेटी के साथ। ठीक है, ये उसका उदाहरण दिया है। और ये वाला पॉइंट हमारा खत्म होता है ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसी ऑडिट ऑफ नॉन प्रॉफिट कंपनीज भी हैं, ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनी, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, ये सब टॉपिक थोड़ा सा कंसेप्ट बेसिस पर है। ठीक है, ऑडिट में 5 अलग अलग हेडिंग बांटा गया था ना इंट्रोडक्शन वाले में, सब इजी है। और बच्चों को भी इजी लग रहा है सर, क्यों इजी? वो है ही इजी, उसमें कुछ ऐसे याद करने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।